जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हम जानते हैं 2025 में जो हमें एसएससी के द्वारा ईडीक्यूटी के रूप में एक नई सौगात के रूप में दिया गया, हमें लगता है वो कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक उसे कभी भी नहीं भूल पाएगा। किंतु हर समस्या को समस्या की दृष्टि से देखना ही उचित नहीं होता है। यदि हमने उसे अब स्वीकार किया है तो अब हमें उसके समाधान के पहलुओं पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने इसके जीएस के भाग को बड़े ही गहनतापूर्वक अध्ययन करने के पश्चात इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। इसमें मैंने सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस सिलेक्शन फेज के जो एग्ज़ाम हुए पिछले इडिक्विटी के माध्यम से, उसके जीएस के सभी लगभग प्रश्नों को मैंने गहनतापूर्वक अध्ययन करने के बाद इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। और जो इस विश्लेषण को देखेगा, मैं निश्चित ही बता रहा हूँ, वो और इन परिवर्तनों को अपनी तैयारी में समावेश करेगा, वो निश्चित ही सफलता के अपने करीब होगा। क्योंकि अब एसएससी में सिलेक्शन मात्र मैथ, रीजनिंग, जीएस, यहाँ पे जीएस में सर्वाधिक स्कोर करना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है विद्यार्थियों के लिए। जी, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, यहाँ पे आप एवरेज स्कोर लेके आ रहे हैं, लेकिन जो आपका एवरेज स्कोर पीछे ले जा रहा है वो है जीएस। तो इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इन परिवर्तनों को अपनी तैयारी में हम आत्मसात करेंगे और ये क्या नए परिवर्तन है, और साथ में इसके समाधान पक्ष को भी विश्लेषण करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं विज्ञान के प्रश्नों से प्रारंभ करता हूँ। तो जो सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तो उस पर अगर हम विचार करें तो ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, कहता है यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 18 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना होगा। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कराना नहीं है, मात्र यहाँ पर आपको विश्लेषण कराना है कि प्रश्नों की प्रकृति किस तरीके से बदली है और इन प्रकृतियों को हम कैसे समझें और अपनी परीक्षा में हम कैसे इनको आत्मसात करें और इस अपने एवरेज मार्क्स का जो स्तर है उसको हम बढ़ाएं। ये प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उसमें 20 जूल का कार्य किया जाता है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। ये क्या है, वस्तु के गिरने पर क्या समान रहता है, वस्तु के गिरने पर क्या समान रहता है, इसे देख लीजिए। द्रव घर्षण, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दो कथन दिए हैं और संबंधित उससे ऑप्शन दिए हैं, सेम प्रश्न ये है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, एक आगे साइंस का एक स्लाइड और है, उस पर भी देखिए। इस पे देखिए, वृक्क, किडनी द्वारा सबसे पहले किस पदार्थ का निस्यंदन या पुनर्अवशोषण या फिल्ट्रेशन या रिऑब्जॉर्प्शन किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार करें। अमीनो अम्ल और ग्लूकोज, दो कथन दिए गए हैं और साथ में ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। ठीक, ये प्रश्न आप देख रहे होंगे। प्रकृति देखिए, अणुओं के बीच आकर्षण बल, किण्वन। तो अब इन प्रश्नों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ रही है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो क्या है कि अब हमें फॉर्मूले को रटना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को जो है याद करना पड़ेगा। साथ में अवधारणा आधारित प्रश्न, अवधारणा आधारित प्रश्न आप इसको तभी कर सकते हैं जब आपकी अवधारणाएं क्लियर होंगी। आप इस प्रश्न की अवधारणा जब जानते होंगे कि वस्तु के गिरने पर क्या समान रहता है। अगर वैक्यूम, अगर इसी वस्तु के गिरने पर अगर यहीं पर एक लग जाए वैक्यूम में गिरने पर क्या समान रहता है, तो उत्तर बदल जाएगा। तो वस्तु के गिरने पर केवल एक चीज क्या समान रहता है, उसका त्वरण, त्वरण समान रहता है। केवल त्वरण कब समान रहेगा, लेकिन अगर यहीं पे वैक्यूम लग जाए तो क्या हो जाएगा उसका, अगर यहाँ पे और क्या नहीं बदलता है, मास नहीं बदलता है उसका। तो आप अवधारणा जब आपकी क्लियर होगी तभी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो उसका मास नहीं बदलता है, उसका जो अंदर का द्रव्यमान है वो कभी चेंज नहीं होगा, उसका त्वरण कभी नहीं कम होगा। और अगर वैक्यूम में बात करें तो उसका जो मैकेनिकल एनर्जी है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग नहीं परिवर्तित होगा। तो तीन चीजें अपरिवर्तित हैं। तो आप इन तीन चीजों में मान लीजिए कोई तीनों दिया है विकल्प में और या एक ही दिया है विकल्प में, तो वो प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है कि जब तक आपका अवधारणा नहीं क्लियर होगा तब तक आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होंगे। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं।
अब ये देखिए, द्रव घर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे ड्रैग भी कहा जाता है, ड्रैग फोर्स कहा ही जाता है, आप जानते होंगे। यदि गति बढ़ती है तो घर्षण बढ़ता है। आपको पता है कि अगर आपने एनसीईआरटीज में ये द्रव घर्षण के विषय में पढ़ा है साइंस की एनसीईआरटी में, तो आप आसानी से कर लेंगे ड्रैग फोर्स के बारे में। और जो ड्रैग फोर्स होती है वो वेलोसिटी यानी कि वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जो समानुपात का चिन्ह है यानी कि वेग बढ़ेगा तो घर्षण बनेगा। तो इसमें क्या है, ये भी अवधारणा बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो विज्ञान में अवधारणाएं दी गई हैं उन अवधारणाएं अगर वो पता होंगी, संबंध पता होंगे, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और साथ ही ये प्रश्न केवल प्रश्न नहीं है, ये ऐसे प्रश्न सीडीएस में पूछे जाते हैं, अक्सर सीडीएस में, एनडीए में, ठीक है ना, और कभी कभी सिविल सर्विस में, सीएपीएफ में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अब यहाँ पे भी लाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले की प्रकृति से प्रश्नों की प्रकृति अब बदल चुकी है। तो हमने क्या देखा, एक तो अवधारणा रूपी प्रश्न थे, दूसरा क्या देखा, न्यूमेरिकल है, तीसरा क्या देखा, कथन के रूप में प्रश्न दिए हुए हैं कि पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाए। सीपीओ में टाइम लिमिट लगा दिया है, इसको पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाए छात्रों को समझने में कि क्या क्या रहा है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए अगला प्रश्न, अब ये भी उसी तरीके का है, कथन आधारित। तो जिसे अब वृक्क के बारे में पता होगा, वृक्क के बारे में अगर आपको ये पता होगा, जो हमारा ये होता है पीसीटी जो होता है, प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेटेड ट्यूब्यूल, वो किडनी में का एक जो वृक्क है हमारा, नेफ्रॉन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो हमारे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और पानी का अवशोषण करता है, और जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी से बाहर करता है। तो अगर आप इसके बारे में गहनता से पढ़े होंगे तो आप आसानी से इनको करके आएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो इस तरीके से आपको गहनता पूर्वक, और ये ध्यान में रखना है कि अब प्रश्नों की प्रकृति वो नहीं रह गई है, अब प्रश्न बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं और आपको पढ़ने में ही और समझने में ही लगभग ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये भी क्या है हमारा, ये हमारा नॉलेज बेस्ड है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा कहाँ से ये प्रश्न, ये सब एनसीईआरटी से ही प्रश्न है, बाहर से नहीं है। अब इसको देखिए, अणुओं के बीच बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ से है, द्रव एवं उनकी अवस्थाओं से है, द्रव एवं उनकी अवस्थाओं से पूछा गया है। तो क्या अणुओं के बीच में बल किस अवस्था में अधिकतम और किस में न्यूनतम होता है? तो आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ठोस होते हैं, और जो द्रव गैस होता है उसमें सबसे कम होता है, क्योंकि वो उड़ते रहते हैं। अगर उन पर उनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है एक अणुओं के से दूसरे अणुओं के बीच, तो वो भी एक जगह रहते हैं, ऐसे हर जगह बिखरते ना। तो ये भी एक तरीके के समझ, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आधारित है, यानी कि अब आपको केवल ज्ञान नहीं, वन लाइनर नहीं, अब आपको साथ साथ अवधारणा भी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि ज्ञान के साथ समझ, यानी कि नॉलेज प्लस कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें अब विकसित करने की आवश्यकता है। अब आप उस स्थिति में नहीं रह सकते हैं डिनाइल में कि आप ऐसे वन लाइनर रट लिए, बस उन चीज़ों से अब चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं किण्वन की। फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया मुख्यतः कौन सी गैस बनाती है? अब आपको फ्रेगमेंटेशन, जो अगर फर्मेंटेशन आप पढ़े होंगे, फर्मेंटेशन में जिसमें आपको बताया जाता है कि यीस्ट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करता है फर्मेंटेशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये सारे प्रश्न हैं जो कि इसका मतलब ये है कि ये सारे प्रश्न आसानी से किए जा सकते थे, नॉलेज बेस्ड हैं, लेकिन जो प्रश्न अवधारणात्मक बेस्ड हैं, जो समझ बेस्ड हैं, उनको आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब आवश्यक है कि आप समझ बनाएं, और समझ के लिए एक ही सोर्स है, वो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। चलिए अब आगे देखते हैं अगले विषय पर, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस पिछली परीक्षाओं में रोल दिखा, जहां पर कि ईडीक्यूटी ने बहुत सारे अर्थव्यवस्था के प्रश्न पूछे, मतलब कि अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से उतार दिया। इसके पहले अर्थव्यवस्था कोई नहीं पढ़ के जाता था, वही कोई सेंसस रट लिया, कोई 5 ईयर प्लान रट लिया, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ के जाते थे अर्थव्यवस्था में। लेकिन अब प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? अब बताइए, पेपर टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं। सिविल सर्विस 2011 का प्रश्न है पेपर टैक्स। पेपर टैक्स क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं? सिविल सर्विस, सीडीएस, सीएपीएफ सब में ये इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पूछ चुका है, और अब ये एसएससी में पूछा गया है। सरकार के सामान्य खर्चे, यानी कि ये किससे है? जैसे पेंशन, बजट भुगतान, ये क्या है? गवर्नमेंट बजटिंग से है। ये क्या है? टाइप ऑफ गुड्स से है। ये एनसीईआरटी का टाइप ऑफ, जो वस्तुओं के प्रकार का चैप्टर है, वहां से प्रश्न है। गवर्नमेंट बजटिंग के से है, प्लानिंग एंड बजटिंग चैप्टर से। पेपर टैक्स यानी कि टैक्सेशन से है, जो एनसीईआरटी का 9th क्लास की एनसीईआरटी के टैक्सेशन पार्ट से। और ये प्रधानमंत्री, अब अगला जो पार्ट है हमारा प्रधानमंत्री, ये जो योजनाएं हैं, जिससे जो कि ये अनुसूचित जनजाति अभ्युदय योजना थी, उससे संबंधित प्रश्न है। यानी कि ये केवल मात्र एक योजना दिखाने का मतलब ये है कि योजनाओं से प्रश्न बहुत रहे,
खूब सारे प्रश्न योजनाओं से रिपीट रहे, 5 ईयर प्लान का बोलबाला रहा, मतलब इन चीज़ों का रिलेवेंस नहीं घटा है, लेकिन इन चीज़ों को भी रिलेवेंट बना दिया गया है, ये चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, ये चीज़ें भी हमारी तैयारी के लिए अब आवश्यक हो गए हैं, बिना इनको इग्नोर किए हम एग्ज़ाम को अच्छा स्कोर या परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक, और जनगणना से प्रश्न रहे। ठीक, तो इन प्रश्नों को दिखाने का मात्र ये मतलब नहीं है कि हम इनको सॉल्व करने आए, इनको देखने का मतलब ये है कि अब हम तैयार होंगे इन सब चीज़ों को लेके लिए। अब पेपर टैक्स के बारे में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में। पेपर टैक्स वो होते हैं मतलब कि जो पेपर पर होते हैं, लेकिन उनको कलेक्ट करने में यानी कि उनको संग्रहित करने में इतना ज़्यादा व्यय हो जाता है कि वो लगभग जितना वसूल होता है उससे ज़्यादा या उसके बराबर ही वो हो जाता है, तो वो मतलब कि उसमें खर्चा लग जाता है उसको वसूलने में ही इतना, तो इस तरीके से उसको पेपर टैक्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वेल्थ टैक्स से वसूलने में ही इतना वो लग जाता है कि जितना तो वसूल नहीं होता उससे ज़्यादा चला जाता है। ठीक है ना। अब मध्यवर्ती वस्तुओं को, इंटरमीडिएट गुड्स को आप पढ़े होंगे, ये यूपीएससी में सीडीएस में कई बार पूछा है। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे स्टील, इंटरमीडिएट यानी बीच में यूज होने वाली, कार बनाने के पहले क्या यूज होगा, स्टील का प्रयोग होगा ना, तो कार क्या है, फाइनल गुड है, अंतिम वस्तु उत्पाद है, और जो स्टील है वो क्या है, वो मध्यवर्ती उत्पाद है, यानी कि मध्यवर्ती चीज़ों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी हमारी फाइनल है, लेकिन ध्यान रखना है कभी कभी कोई भी वस्तु कहाँ यूज हो रही है उस आधार पर मध्यवर्ती डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे आटा है, आटा क्या है, आटा हमारा भी अगर रोटी उसका बनाना है तो मध्यवर्ती वस्तु है कि मध्यवर्ती है वो, अगर ब्रेड बनाना है तो मध्यवर्ती है। ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्नों को इंट्रोड्यूस किया है। आप इन सब चीज़ों से, पावर्टी से प्रश्न पूछे गए हैं, पावर्टी से प्रश्न पूछे गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से पूछे गए हैं, साथ में कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसके साथ जो पावर्टी को डिफाइन करने के लिए जो समितियां बनाई गई थी उन समितियों से पूछी गई थी। ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर आपको अब गहनतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये प्रश्न केवल ऐसे नहीं थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड थे, जिनको पढ़ने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लग रहा था और समझने में तो ज़्यादा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम ज्योग्राफी वाले मुख्य पोर्शन पर आते हैं। ज्योग्राफी में प्रश्न एक देखते हैं, भारत में पेट्रोलियम मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखिए ज्योग्राफी आप केवल ज्योग्राफी के नाम से जानते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है। कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि नहीं नहीं ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का प्रश्न है, क्योंकि इसमें खनिज संसाधनों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, पेट्रोलियम प्राइमरी फाउंडेड इन इंडिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी पता है और फिजिकल ज्योग्राफी में आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पता है, तो आपको पता होगा कि यूरेशियन प्लेट, जब ये यूरेशियन प्लेट है हमारी, और इसके जो हमारे इंडियन प्लेट जो है ये यहाँ से गति करते हुए ऊपर गई थी। ठीक है ना। और यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो सबसे ज्यादा जो दबाव लगा था वो इस सौरेश क्षेत्र में लगा था। और ये कौन सा क्षेत्र है, ये अरब सागर वाला क्षेत्र है। जब यहाँ पर आई इंडियन प्लेट तो ये अरब सागर वाला क्षेत्र है, और ये असम डिगबोई वाला क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है मुंबई हाई वाला, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पाद होगा। और दूसरा कहाँ होगा, यहाँ होगा। ऑप्शन में क्या दिया है, अरब सागर का तटीय क्षेत्र, अरब सागर का तटीय क्षेत्र पर सबसे ज्यादा दबाव लगा था, तो यहाँ पेट्रोलियम उत्पाद नहीं होगा, होगा असम के अवसाद क्षेत्र। असम का अवसाद क्षेत्र कौन सा, जो डिगबोई वाला क्षेत्र मैंने बताया असम का, वो नहीं होगा। तो जहां पे सबसे ज्यादा दबाव लगा वहां सबसे ज्यादा चट्टाने नीचे गई, और जब चट्टाने नीचे गई, अवसाद नीचे गए, वो कुछ दिन में सब जितना ज्यादा नीचे गए उतना ज्यादा तापमान और दाब उनको सहन करना पड़ा, और जितना तापमान और दाब उनको सहन करना पड़ेगा उतना जल्दी और उतना ही उच्च कोटि का वो पेट्रोलियम उत्पाद में बदल जाएंगे। ठीक। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नहीं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ये रहेगी उसको ये नहीं पता करना होगा कि ये कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। ठीक है ना। इसी तरीके से हम आप जैसे कि आप मानिए जो हमारा ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ है। ठीक, वो एक टेबल प्रकार से थोड़ा ऊंचा है, तो वो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, तो वहां पे खनिज संसाधन है ना, बहुत सारे खनिज संसाधन। तो कल को यहाँ पे दे देता कि क्या नाम है, ये झारखंड भरपूर खनिज संसाधनों से युक्त है, तो क्या झारखंड खनिज संसाधनों से युक्त नहीं है, कोयला नहीं है वहाँ पे, झरिया नहीं है, ये सब चीजें समझ बेस्ड है। ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी को जब तक आप कनेक्ट करके फिजिकल ज्योग्राफी से नहीं करेंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। तो केवल हम इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी होगा, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया यानी कि भौतिक ज्योग्राफी हो गया, और हमारा ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, इनसे प्रश्न आ रहे हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, और जो हमारा है क्लाइमेटोलॉजी हो गया,
क्लाइमेटोलॉजी से प्रश्न हो गया, इन सब चीज़ों से प्रश्न हो गया, इंडियन ज्योग्राफी से हो गया। अब इंडियन ज्योग्राफी से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब वो कहानी खत्म कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित हिमालय श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण संजोए, निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण संजोए, निम्नलिखित पर्वतों को पूरब से पश्चिम संजोए। तो इस तरीके के प्रश्न हैं। नदियों की श्रृंखलाएं, नदियों के आकार के आधार पर उनको संजोने, राज्य और जो संबंधित उनसे बांध हैं उनको मैच द फॉलोइंग के रूप में मिलाने से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब वो चीज़ें नहीं रही, अब आपको अपनी तैयारी में एक नई अप्रोच को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी के से आगे। पॉलिटी में आप क्या पढ़ते थे, आपको लगता था संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ही मात्र है और कुछ अगल बगल है ही नहीं, मात्र संविधान के वही आर्टिकल पार्ट्स और अनुसूची रट के चले गए, यही आप पॉलिटी में समझते थे। लेकिन नहीं, अब प्रश्न ऐसे नहीं रह गए, अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं कहाँ से, संवैधानिक अवधारणा से। संवैधानिक जो अवधारणा है, अब संवैधानिक अवधारणा क्या है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, ये क्या है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि शक्ति का विभाजन, और ये विधि का शासन, इन सब चीजों से पूछ रहा है प्रश्न। दे रहा है, चार कथन दे रहा है और लिख रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सबसे उत्तम शक्तियों के विभाजन को कौन समझाता है, संघवाद, संघवाद, इन सब चीजों से प्रश्न पूछ रहा है, संवैधानिक अवधारणा से। और जो दूसरा है वो कॉन्स्टिट्यूशन तो पूछ ही रहा है, जो आप समझते हैं, संविधान से तो प्रश्न पूछ ही रहा है, जो आपके आर्टिकल हो गए, अनुसूचियां हो गई, इन सब से प्रश्न तो लगातार ही रहे हैं, और जो उनके भाग हैं, ठीक, इनसे भी प्रश्न पूछ रहा है। और जो है हमारा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो राजनीतिक हमारे अवधारणा है, उनसे प्रश्न पूछ रहा है। राजनीतिक जो अवधारणा है, अब राजनीतिक अवधारणाएं कैसे सर, जैसे जैसे हमने कैपिटलिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, और ये लिबरल के बारे में पढ़ा होगा, डेमोक्रेटिक के बारे में पढ़ा होगा, सोशलिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, और लिबर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक। तो इनसे प्रश्न पूछ रहा है कि चार कथन देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित कथनों में से स्वतंत्रता यानी कि या लिबर्टी को कौन डिफाइन करता है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से रिपब्लिक को कौन डिफाइन करता है, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अवधारणात्मक बेस, राजनीतिक अवधारणा बेस, ठीक। और जो एक महत्वपूर्ण इंट्रोड्यूस हुआ इस बार, वो बीएनएस और बीएनएसएस की इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। बीएनएस और बीएनएसएस, जिसमें स्नैचिंग से रिलेटेड जो नए प्रोविजंस थे, उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये है पॉलिटी, न कि केवल विद्यार्थी मात्र पॉलिटी को यहीं तक सीमित रखते हैं, यही पॉलिटी मानते हैं, ये इनके न निगाह में ये रहता है, न ये है, न ये। तो अब ये सब भी इंट्रोड्यूस हुए, तो इसका मतलब इनको तैयारी में समावेशित किया जाना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं आगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, आधुनिक, और ये मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी कि ये एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और आधुनिक भारत में आपने मुख्यतः बहुत सारे लोग रटते रह जाते हैं, वही सिंधु सभ्यता और इधर सल्तनत काल। लेकिन आप क्या है यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इतना रिलेवेंस बढ़ा है कि मतलब कि ये पूरा समझ लीजिए, ये है लगभग 70% है और ये 15% है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा चंक बढ़ गया, बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया है। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न, और प्रश्न सामान्य नहीं है, प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं कि मान लीजिए विविल कथन एक दे दिया, कथन एक, विविल प्लान 1945 में विविल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। दूसरा कथन दे दिया गया, शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो विविल प्लान को डिस्कस करने के लिए आयोजित किया गया शिमला में, ठीक। जिसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसे क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये घटना ये घटना ये घटना बाद में हुई, या दे दिया तो आप उसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि जो विविल प्लान था वो 1945 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसकी जो रिपोर्ट थी, जो इसके निष्कर्ष थे, उसको चर्चा करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, तो वो दोनों कथन सही मारेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। और साथ में हिस्ट्री में केवल इतना ही नहीं है, हिस्ट्री में एक और पार्ट ऐड हुआ है जो कि आर्ट एंड
कल्चर, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर आ रहा है। यानी कि एंशियंट और मिडाइवल का जो 15-15 मैं 30% ये बता रहा हूँ, इस 30% में से मैक्सिमम पार्ट हमारा आर्ट एंड कल्चर से पूछ रहा है, जिसमें मंदिर स्थापत्य कला के बारे में, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। मंदिर स्थापत्य कला हो गया, स्तूप के बारे में हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल की कलाएं थी उन सब के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की जो वहाँ की मूर्तियाँ थी, मुहरें थी, खड़ियाँ थी, उन सब से प्रश्न है। तो यानी कि आर्ट एंड कल्चर, उस समय की खाद्य संस्कृति क्या थी, खाते क्या थे, वो अपने जीवन शैली को इंटरटेनमेंट के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो उन सब चीज़ों से प्रश्न ज़्यादा हैं एंशिएंट और मिडेवल में। मॉडर्न में तो जो घटनाएं हैं, घटनाएं की क्रोनोलॉजी और समझ को पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये है हमारे हिस्ट्री का महत्वपूर्ण विश्लेषण, जो कि अभी के इडिक्विटी पैटर्न पर आधारित है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा है, प्रश्नों की गहनता दिखी है कि प्रश्न थोड़ा गहराई में, जैसे नित्य में हमारे ये कंप, स्वेद, आहार, इन सब चीज़ों से गहनता पूर्वक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब कंप किसे पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, स्वेद किसे पता होगा, आहार, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है गहनता पूर्वक से। यानी कि पहले नित्य पूछता था कि ये नित्य किस राज्य से संबंधित है, अब उस नित्य के कई जो पहलू हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। तो ये समझना है कि यहाँ पे प्रश्नों की प्रकृति में गहराई आई है, यानी कि उसको और गहनता से पढ़ेगा। तो हमारे नित्य जो डांस फॉर्म है वो आ रहे हैं, फेस्टिवल हैं वो भी आ रहे हैं। फेस्टिवल कब मनाया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन अब साथ में इस फेस्टिवल में किस भगवान की पूजा की जाती है, किस देवी की पूजा की जाती है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, और साथ में हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे संबंधित प्रश्न, स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न, इन सब प्रश्नों का अच्छा खासा बोलबाला रहा है, और वो भी गहनता पूर्वक करिएगा। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टैटिक जीके में जो आप पहले पढ़ते थे उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन हाँ उनको थोड़ा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। और गहराई से पढ़ने का सबसे उत्तम सोर्स है कि आप प्रीवियस ईयर जो अभी एसएससी के प्रश्न हो रहे हैं, इन प्रश्नों को ढूंढ के कहीं से भी सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में कोई विशेष बदलाव मैंने आपको नहीं बताया, बस प्रकृति प्रश्नों की गहराई से है, ठीक है ना। अब करंट अफेयर, करंट अफेयर को एक लोग विषय के रूप में ट्रीट करते हैं, इसको विषय के रूप में ट्रीट ही नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने वहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं दिखाई, और वो इससे पहले मैंने कई प्रश्न दिखाए जो कि संबंधित थे इकोनॉमी में, जो कि स्टैटिक जीके के प्रश्न, जैसे योजनाओं को करंट अफेयर में रखेंगे, लेकिन वो संबंधित किससे, इकोनॉमी से। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि ये इकोनॉमी के जो नए में इकोनॉमी सब्जेक्ट में उसको जोड़ना है, ठीक है ना। अगर आप इकोनॉमी से रिलेटेड कोई न्यूज पढ़ रहे हैं तो उसको इकोनॉमी में जोड़ना है। पॉलिटी से कोई नया, अब जैसे बीएनएस उसमें परिवर्तन हुआ तो करंट अफेयर आप कंसीडर करें, नहीं वो करंट अफेयर नहीं, वो पॉलिटी का एक पोर्शन कंसीडर करिए, एक अलग सब्जेक्ट ही मत बना लीजिए। जिससे संबंधित करंट अफेयर है उसका उस संबंधित विषय से संलग्न करके पढ़ें, उसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में क्रिएट मत करें, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर का है। अब करंट अफेयर में जैसे पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स बहुत पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स पूछे जा रहे हैं, और साथ में क्या पूछा जा रहा है, जो हमारे ये योजनाएं हैं, योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी गई खूब ज़्यादा। और कहाँ से प्रश्न है हमारा, और हमारा प्रश्न है जैसे चंद्रयान, जो पहले तो जो टीसीएस में लगभग 6 से 7 महीने के करंट अफेयर होते थे, लेकिन अब 1 से 2 साल तक के भी करंट अफेयर, लेकिन करंट अफेयर ऐसे नहीं है जो कि क्या कहते हैं सामान्य है, लेकिन इसमें जो ब्रॉडर करंट अफेयर थे, जैसे चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, एक्समोन मिशन के बारे में, निसार के बारे में। और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पोर्शन जोड़ दिया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें इसरो के मिशंस के बारे में पूछा जा रहा है, नासा के मिशंस के बारे में पूछा जा रहा है, और जो निसार सैटेलाइट्स हैं हमारी उनके बारे में पूछा जा रहा है, जीपीएस सिस्टम के बारे में, इसरो की जो रसिया की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की, जापान की, इन सब के बारे में, मतलब साइंस टेक का पोर्शन एक जुड़ा है, मतलब एक हम इसको अलग विषय ही कंसीडर कर सकते हैं साइंस टेक को, ठीक है ना, जिसमें कि क्या नाम है, साइंस से संबंधित जो नवाचार हुए हैं उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, स्पोर्ट्स योजनाएं, साइंस एंड टेक, मिलिट्री एक्सरसाइज,
मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रश्न, साइंस से प्रश्न, योजनाओं से प्रश्न, और साथ में इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो संस्थाएं हैं, जैसे बिम्स्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, G20 हो गया, इन सब की जो अध्यक्षता हो रही है, किस देश ले रहे हैं, किस देश कौन सा देश इस बार होस्ट कर रहा है, इन सब से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखने की आवश्यकता है इसको, इस पहलू को। ठीक, अब इसको कोई करंट अफेयर का मानेगा, ये आईआर का पोर्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन का पोर्शन है, ये स्पोर्ट्स किसका, स्टैटिक जीके का पोर्शन है, योजनाएं इकोनॉमी में आती हैं, और ये जो हमारा मैंने ये साइंस टेक बताया ये साइंस के पोर्शन का है, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भी हमारे अल्टीमेटली आईआर से ही संबंधित होता है। जो हम सैन्य संबंध बनाते हैं वो आईआर का ही पोर्शन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से ही संबंधित होता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पूरा विश्लेषण। तो अब हम विश्लेषण तो कर लिए, लेकिन विश्लेषण के साथ साथ कुछ निष्कर्षतः बिंदु पर जो निकले निष्कर्ष, जो हमारे पहला जो निष्कर्ष निकला कि प्रश्नों की प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन हुए, यानी कि प्रश्न अब प्रश्न मात्र नहीं रह गए हैं, उनकी प्रकृति में क्या बदलाव हुए, जैसे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और कई मल्टीपल ऑप्शंस के माध्यम से बड़े कथन बेस्ड प्रश्न हैं। तो ठीक है ना, तो इस तरीके के प्रश्नों से आप पहले कभी नहीं इनकाउंटर हुए रहे होंगे। अब इन प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस पहले से प्रारंभ करनी होगी। ठीक, तो अजम्पशन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा, अवधारणा रूपी प्रश्नों का विकास हुआ, यानी कि अवधारणात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तीसरा, आपको नॉलेज तो चाहिए ही, नॉलेज के साथ साथ क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने की जरूरत है। ठीक है ना। न्यूमेरिकल बेस्ड, चौथा न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। ठीक, तो ये जो है महत्वपूर्ण बदलाव हैं, इनको अब हम अपनी तैयारी में कैसे समावेश करेंगे और अपनी तैयारी को एक सार्थक और सकारात्मक दिशा देंगे, उसके लिए हम इसके समाधान पक्ष पर चर्चा करेंगे। चलिए, इसका जो हम समाधान पक्ष है, इसके समाधान पर अगर हम, तो पहला जो मैं आपको समाधान दे रहा हूं वो आपके ऊपर है, आप कैसे करेंगे। ठीक, तो पहला जो समाधान है मेरा, वो समाधान है, देखिए नॉलेज के लिए आपने बहुत सारे शिक्षकों, बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे लूसेंट हो गया, विद्यार्थी उसको रिफर करते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पहलू मैं बता रहा हूं, अब उनको वहां से तो आपका नॉलेज क्लियर हो रहा है, जो आप टीचर्स और लूसेंट जैसी किताबों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से होगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको एनसीईआरटीज पर रिलाई करना होगा, एनसीईआरटीज को अपना बेस बनाना होगा। ठीक, तो साइंस के लिए अगर हम बात करें, तो साइंस के लिए आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है ना। और जो इसके लिए क्या है, बहुत छोटी छोटी एनसीईआरटी हैं, लगभग 150-200 पेज की हैं, इनको आप एक हफ्ते में खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी चैनल के तहत खत्म करिए या अपने से पुस्तक ले आइए, उसको पढ़िए। तो इसको साइंस के लिए पढ़ना है। ठीक है ना। हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री के लिए आपको जो थीम 1, थीम 2 और थीम 3 की पुस्तकें आती हैं, इन तीनों पुस्तकों को एनसीईआरटी की पढ़ना है। इससे आपकी ना इतिहास को लेकर समझ बढ़ जाएगी। और साथ में आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट के लिए आपको जो 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक आती है, फाइन आर्ट्स की ये जो बुक आती है, इसको पढ़ने की जरूरत है। आप ये